हाफिज साहब, क्या देखते हैं आप? क्या अपीलें तो दायर हो गई हैं, बेंच भी अब वही रहेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई और राह निकाल लेगी? देखिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद सुप्रीम जी। कोर्ट के अंदर अगर आर्टिकल 184(3) की प्रोसीडिंग्स जो है इनिशिएट की जाती है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको डिसाइड करती है। तो पहले उससे प्रोसेस ये था कि रिव्यू की जो है आर्टिकल 188 के नीचे आप जाते थे और उसका बड़ा लिमिटेड स्कोप होता था और सेम जजेस जो थे उस केस को सुनते थे। और सुप्रीम कोर्ट के अगर जितने भी आप फैसले देख लें आर्टिकल 188 के नीचे, तो अमूमन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने पहले फैसले जो थे उनको इंडोर्स ही करती थी। अब चूंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया है, उसके अंदर ये अपील फाइल होगी, ये 5 जजेस जो हैं इसको नहीं सुनेंगे और नया एक लार्जर बेंच जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे। और उसके बाद ये 14 दिन के अंदर 23 अक्टूबर को ये फैसला आया है, 23 नवंबर तक 30 डेज़ के अंदर इस अपील्स ने फाइल होना था। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो 23 अक्टूबर की डिटेल रीजनिंग नहीं आई और वो भी मेरा ख्याल है कि 23 से पहले आ जाएगी और फिर 23 से 14 दिन के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक इस केस को फिक्स करेगा। और मेरा ये ख्याल ये है कि जितना ये सेंसिटिव नेशनल सिक्योरिटी और आपके कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है, इसके ऊपर डे टू डे हियरिंग होगी और दिसंबर के अंदर इस चीज़ का फैसला हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट इस चीज़ के अंदर ये है कि आज जो फेडरल गवर्नमेंट ने अपील्स फाइल की हैं, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है किन चीज़ों के ऊपर आप उनको कन्विंस करेंगे और कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनके ऊपर बात की जाएगी और वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिसको सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच जो हैं, जो इससे ज़्यादा पहले थे, वो फैसला कर चुके थे। तो सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आएगा कि क्या 184(3) के नीचे जो है, क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर उस हद तक था कि इसको मेंटेनेबल किया जाए। नंबर 2, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ऑलरेडी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी के ऊपर एक फैसला दे चुकी है 1967 के अमेंडमेंट्स के ऊपर, तो क्या ये एक माइनर बेंच जो है इस चीज़ को लार्जर बेंच की जो ऑलरेडी डिसीजन से उससे किस तरह इसने डेविएट किया, ये एक पॉइंट बड़ा डिबेटेबल आएगा। तीसरी जो चीज़ आ सकती है वो ये है कि आर्टिकल 8 के नीचे इन लॉज मिलिट्री की ऑलरेडी एक्सेप्शन मौजूद है और उसको अगर आपने चेंज करना है तो आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए और 50 साल से ना पार्लियामेंट ने उस आर्टिकल 8 को चेंज किया है और 48 साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आर्टिकल 8 के नीचे ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं 2D1 और सेक्शन 59(4) उसको ऑलरेडी एंडोर्स या वैलिडेट करती रही है। फिर एक और चीज़ उसके अंदर आएगी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाली बात आएगी कि क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होता है या नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी इस सारे प्रोसेस को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के भी नीचे लेके आई है। और जो राइट ऑफ अपील वाली बात है, फॉरम बलूचिस्तान की जानिब से पेटिशन दायर की गई है और राइट ऑफ अपील की जो बात आई है, जी जी जी, जिस तरह से फॉरम बलूचिस्तान की जानिब से भी पेटिशन दायर की गई है, जी हाफिज साहब बात सुन लें। फॉरम बलूचिस्तान की जानिब से पेटिशन दायर की गई है और उसमें इस्तदाह की गई है कि ये वही बेंच जिसने फैसला सुनाया है वो बेंच जो है इसमें शामिल ना हो। नहीं, ये तो लीगली बात ठीक है ना जी। वो मेरा ख्याल ये है कि शायद उन्हें इस लॉ की जो प्रोविजन का पता नहीं था, चूंकि अब लॉ आ गया है और उसके अंदर ये है ये 5 जजेस नहीं बैठेंगे तो डेफिनेटली ये 5 जजेस नहीं आएंगे। ये नया एक लार्जर बेंच जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो पिछले माह इस लॉ को वैलिडेट किया था उसकी जो कट ऑफ डेट दी थी वो दी थी 20 अप्रैल 2023 और जब 2023 के बाद जितने भी फैसले 184(3) के नीचे आएंगे वो इसी एक नए बेंच के पास जाएंगे। और हमारे सामने एक रीसेंट एग्जांपल आई है कि जो नैब लॉ की अमेंडमेंट्स थी वो शुरू तो हुई थी इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन होने से पहले, यानी कि इसको इन्फोर्स नहीं किया गया था, लेकिन उसका फैसला जो था वो चीफ जस्टिस साहब ने जाते जाते सितंबर में किया। तो अब उस पर भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आएगा, तो लिहाजा जितने भी फैसले जो 20 अप्रैल 2023 के बाद के हैं वो सारे के सारे जो हैं वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के नीचे जाएंगे जो 184(3) है और वहाँ के ऊपर एक लार्जर बेंच बैठेगा जो पहली स्टेज के ऊपर 5 जजेस पे होगा और अगर 5 जजेस फैसला कर लें तो उसके बाद एक नई कॉम्पोजिशन बनेगी और 5 जजेस से ज़्यादा होगी और उसका स्कोप जो है वो बड़ा होगा और उसके अंदर सारी चीज़ें जो शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर प्लीड नहीं की गई थी इन टर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, वो सारी फेडरल गवर्नमेंट कर सकेगी। और दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट चूंकि ऑलरेडी ये होता था कि वही जजेस बैठते थे रिव्यू के अंदर, तो एक माइंड भी ऑलरेडी डिस्क्लोज था, तो जब नए जजेस बैठेंगे नई चीज़ें आएंगी तो वो सारा आगे। लेकिन इंपॉर्टेंट इस चीज़ के अंदर है कि फेडरल गवर्नमेंट अब इस केस को प्लीड किस तरह करती है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट को आर्टिकल 8 को प्रेस करना चाहिए था या कोर्ट को असिस्ट करना चाहिए था
23 अक्टूबर वाले दिन, वो उस तरह हुआ नहीं है और बात 9 मई से जो है वो आपके पूरी लॉ की अल्ट्रा वायरीज पे चली गई। और स्पेशली उस सिचुएशन के अंदर जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन 50 साल से आर्टिकल 8 को प्रोटेक्ट करता रहा है, उसके अंदर जाके पहली दफा सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आना, तो ये सारी ऐसी चीजें हैं, अगर इन्हें प्रॉपरली प्लीड किया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर तो एक बहुत अच्छा केस है। और सुप्रीम कोर्ट की जो 23 अक्टूबर वाली जजमेंट है उसके सेट असाइड होने के काफी चांसेस हैं। आप सब जो आप बातें कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल ने जब ये केस चला था उस वक्त भी भरपूर तरीके से दलाइल दिए थे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि मुकम्मल फेयर ट्रायल होगा, हाँ, और उसमें भरपूर तरीके से उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया, फिर उसमें एविडेंस भी दिए। तो अब क्या समझते हैं कि अब किस हद तक हुकूमती तैयारी होगी कि वो अपने जो है वो अच्छे मजबूत दलाइल दे सकें और ठोस चीज़ें सामने रख सकें कि अब उनको कोई रिलीफ मिल जाए? देखें, एक इसका एस्पेक्ट ये है कि जो हमने मेन प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ पे बात की है, जो लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन है जो अभी तक मौजूद है, अब आप देखें कि 1967 की अमेंडमेंट्स तो अल्ट्रा वायरीज की गई हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 8 है वो स्टिल एग्जिस्ट करता है। और मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है आर्टिकल 8 की प्रोवाइज़ो को भी ये कहेगी कि इसको भी आप हम नहीं चेंज करना चाहते हैं और ये जो प्रोवाइज़ो था वो ठीक नहीं था। तो मैं इस दोनों सिचुएशंस के होते हुए जो है वो एक बहुत बड़ी स्पेस है फेडरल गवर्नमेंट को उसको किया जाए। दूसरी सिचुएशन उस वक्त आएगी कि जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डिटेल रीजनिंग वाली जजमेंट आएगी तो वो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाली जो है कि वो जो 5 मेंबर्स बेंच है जब अपनी ओपिनियंस को एक्सप्रेस करेगा इन टर्म्स ऑफ राइटिंग और अगले 2-3 दिन के अंदर आ जाएगी, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी होगी कि उस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को जिसको सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने एड्रेस करने की कोशिश की है, क्या उससे बड़ा बेंच इस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को 18th अमेंडमेंट को जब आर्टिकल 10A आया था उसको 2015 के अंदर एड्रेस कर दिया है, तो क्या एक मेजॉरिटी की जो जजमेंट है जो 11 मेंबर्स बेंच है उसको 5 रुकनी बेंच जो है वो किस तरह ओवरराइड कर सकता है? तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा। लेकिन मैं जो आपकी इशारा कर रहा हूं इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सारी बात चली थी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की इवन हद तक जो 9 मई तक चली थी, लेकिन ये जो आर्टिकल 8 वाली बात है ये 23 अक्टूबर वाली आई थी और उस दिन गवर्नमेंट को चाहिए था या अटॉर्नी जनरल को चाहिए था कि टाइम सीक करते और कहते कि सर अब आप 9 मई से थोड़ा सा आगे अब जा रहे हैं तो हमें प्रॉपर टाइम दे ताकि हम आपको असिस्ट करें। अगर ये चीज हो जाती तो मेरा ख्याल है कि जो बहस आज हम कर रहे हैं उस पे साने 9 मई तो एक वाक्य है ना, वो तो एक सान्या है जो हुआ, वो तो बात उससे आगे चली गई है ना, बात तो कहीं आगे है, बात उससे आगे चली गई है जो इन्होंने शर्त-पसंदी, शिद्दत-पसंदी और फसाद, अगर जिस तरह का फैसला आया उसके बाद अगर ये चीज आगे चली गई है 9 मई वाकई से बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का और आपकी कीमती राय का भी।